हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल एंड थंबनेल आपने देख ही लिया कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, आज इस क्लास में हम लोग बहुत ही शुद्ध, सरल, आसान और स्पष्ट भाषा में ये समझेंगे कि एमसीक्यूज एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है उसमें तुक्का कैसे लगाया जाता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो समय रहते अपनी तैयारी नहीं कर पाते। एक जो पीरियड उनको मिलता है तैयारी का, उसमें वो अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनकी तैयारी नहीं हो पाती है और फिर उनको एग्ज़ाम देना रहता है। लेकिन उसके बावजूद ये डर लगा रहता है कहीं हम एग्ज़ाम में फेल ना हो जाएं, हमारे मार्क्स कम ना रह जाएं, परसेंटेज डाउन ना रह जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसके माध्यम से अगर आपकी प्रिपरेशन किसी कारणवश नहीं भी हो पाई है तो आप किसी भी क्वेश्चन को ठीक ठीक कैसे टिक कर पाएंगे। या मान लीजिए आपने तैयारी तो पूरी कर ली है और क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए जो आपने पढ़े ही नहीं थे। उस कंडीशन में उन क्वेश्चंस को कैसे हम टिक करेंगे, कैसे मार्क करें, कैसे उसका सही आंसर पहचानें कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएं, हमें हमारे सभी क्वेश्चंस राइट हो जाएं। तो ये सब जानने के लिए आप क्लास में अगर एंड तक बने रहते हैं, सभी पॉइंट्स को हमारे ठीक से समझ लेते हैं, देन 100% आप पूरा का पूरा पेपर हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कहता है, और देखिए एक एक पॉइंट को डीप समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो ये कहता है कि पहले वो करें जो आता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके 100 क्वेश्चंस का पेपर आपको मिला, ठीक है, अब आप सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाएं एंड सबसे पहले वो क्वेश्चंस करते चले जाएं जो आपको आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पूरा पेपर नहीं आता होगा। 4, 6, 10, 20 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आते ही होंगे जो आपको 100% श्योर याद होंगे, जिनको आपने रट रखा होगा वो भी आपको मिलेंगे। मान लीजिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको आता है, तो पहला क्वेश्चन टिक कर दीजिए। दूसरा नहीं आता है उसको आप छोड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है, टिक कर दिया। चौथा आता है, टिक कर दिया। पांचवा नहीं आता है, छोड़ दिया। छठा नहीं आता है, छोड़ दिया। सातवां क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस तरीके से फटाफट अपने जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं आप करते चले जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आप छोड़ते चले जाएंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, सारे आने वाले क्वेश्चंस को टिक करने के बाद, जब सेकंड स्टेप में आप आएंगे, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में हमें मिलते हैं कि अगर हम थोड़ा सा समय लेते हैं, अगर हम किसी भी क्वेश्चन पर 20, 30 सेकंड, 50 सेकंड या 1 से 2 मिनट भी अगर उसमें हम लगा देते हैं, सभी क्वेश्चंस में तो 2 मिनट नहीं लगा सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता किसी भी एग्जाम में। तो अगर हम 20, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 1 से 1.5 मिनट तक अगर हम किसी क्वेश्चन पर रुक जाते हैं, स्टे करते हैं और इस क्वेश्चंस को डीप समझने का प्रयास करते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाता है ना। जिसमें हम अगर थोड़ा समय लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो हो सकता है कई क्वेश्चंस हम भूल जाते हैं और फिर अचानक से याद आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम सेकंड स्टेप में कंप्लीट करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, या हम थोड़ा सा समय लेंगे, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अगर हम उनको 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो अपने आप ही क्वेश्चन आंसर उसका निकल करके आ जाता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन दिमाग में फंसता नहीं है ना। लैंग्वेज टफ होती है, थोड़ा और तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन, वही हमने जो हम 4 बार पढ़ के गए हैं, लेकिन भाषा चेंज कर देता है। तो वो भाषा पकड़ने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए, उसके भावार्थ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय वहां बिताना पड़ता है उस क्वेश्चन पर। और अगर आप जो है 50 सेकंड, 60 सेकंड, कहने का मतलब 1 से 1.5 मिनट अगर क्वेश्चन पर आप स्टे करते हैं, उसको ठीक से समझते हैं, उसकी भाषा को पकड़ते हैं, तो अपने आप ही आंसर निकल करके आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आप सेकंड राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि हम उन आंसर्स को टिक करेंगे जिनमें ऑप्शन जो है वह सबसे अलग नजर आ रहा होगा। क्या होगा, जो ऑप्शन हमें सबसे अलग दिखाई पड़ेगा, जिसकी भाषा अलग होगी, या जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है वो सबसे अलग है, हम उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। कैसे, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि भाई जो ऑप्शन अलग हो हम उसको टिक कर देंगे। भाई 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में
तीन कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटीज होती है, सामान्यता होती है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो राइट होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा है, जस्ट मोमेंट प्लीज, एक सेकंड प्लीज। जैसे यहां पे क्वेश्चन देखिए लिखा है कि जो ऑप्शन सबसे अलग हो। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे सामने, सॉरी बड़ी समस्या है, एक क्वेश्चन है हमारे सामने जो कहता है कि युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिल जाता है एंड हमें इसका आंसर नहीं पता है, देन हम इसको कैसे राइट आंसर इसका टिक कर पाएंगे? युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना जानी जाती है किस नाम से? सार्जेंट योजना 1944 के नाम से जानी जाती है, या वर्धा योजना के नाम से जानी जाती है, या शिमला योजना के नाम से जानी जाती है, या फिर करजन योजना के नाम से जानी जाती है? हम कैसे पहचाने कि इसमें राइट आंसर है? देखिए यहां पे हमने कहा ना कि जो ऑप्शन आपको सबसे अलग दिख रहा हो, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग दिख रहा है? देखिए वर्धा योजना सेम है लगभग, है ना, दो शब्दों में लिखा है, एंड वर्धा योजना, शिमला योजना दो शब्दों में लिखा है और जो है दोनों में समानता है लगभग। करजन योजना तीनों सामान्य हैं, लेकिन सार्जेंट योजना 1944 ये ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है ना। इसमें जो है जो भी योजना है उसके साथ उसका सन भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चारों में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो आपका बिल्कुल अलग है, तीन ऑप्शन से डिफरेंट है, इसलिए हम इस ऑप्शन को टिक करके चले आएंगे एंड हमारा जो आंसर रहेगा वो 110% राइट हो जाएगा। इसी के हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है और क्वेश्चन आ जाता है कि NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में आई? NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अब हम इसमें क्या मेथड अपनाएंगे? जो ऑप्शन सबसे अलग होगा हम उसको टिक करेंगे। जैसे ऑप्शन इन्होंने दिया है स्मृति ईरानी इसके अध्यक्ष हैं, रमेश पोखरियाल हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, या फिर राजनाथ सिंह है। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए और सबसे ऑप्शन जो अलग हो उसको छांटिए। स्मृति ईरानी सिंपल सा दो शब्दों में आंसर लिखा है, छोटा नाम है ना, आंसर नहीं कहने का मतलब है, नाम लिखा है। रमेश पोखरियाल हैं, राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। इनमें ये तीन लगभग जो है सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो विशेष है, वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा और यही ऑप्शन हमें सबसे अलग भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन में तीन लगभग सिमिलर दिखेंगे, एक जो थोड़ा सा अलग दिखे आपको, डिफरेंट लगे तीनों से, वही आपका आंसर राइट होने के 90% चांसेस हो जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, वो कहता है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। देखिए कई बार जो एग्जामिनर होता है वो हमें धमकाने के लिए, हमारा दिमाग भटकाने के लिए, है ना, कुछ ऐसी भाषा यूज करता है और जो आंसर होता है उसको इतना बड़ा कर देता है कि हमें लगता है कि यार ये आंसर राइट नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल अलग है या इसकी भाषा ही अलग है। ऐसा नहीं होता है। जो तीन ऑप्शन जो सामान्य लिखे हैं, या मान के चलें कि एक लाइन में लिखे हैं, चार शब्दों में लिखे हैं, जो एक आंसर है, जो एक ऑप्शन है, वह सबसे अलग है और उसकी वो बड़ा है। 2 लाइन में हो सकता है, 1.5 लाइन में हो सकता है, 3 लाइन में हो सकता है, अक्सर जो है वही आंसर आपका राइट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि सन 1882 के हंटर आयोग की निम्न में से कौन सी सिफारिश थी? देखिए पहला ऑप्शन ये कहता है कि प्राविधिक कॉलेज खोले जाएं, ये जो है उसकी सिफारिश थी। व्यावसायिक कॉलेज खोले जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किए जाएं, या फिर माध्यमिक विद्यालयों की अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ये तीन ऑप्शन देखिए बिल्कुल सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो आपका आंसर भी है वह इन तीनों से अलग है। प्राविधिक कॉलेज खोले जाएं, व्यावसायिक कॉलेज खोले जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं, ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, सामान्य हैं। और जो चौथा ऑप्शन है, जो आंसर आपका राइट है, वो डिफरेंट है और सबसे बड़ा ऑप्शन भी आपका यही है। ये 1.5 लाइन में आया है, बाकी आपके 1 2 3 4 4 शब्द के और जो है वाक्य लिखे हुए हैं।
ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो हमें अक्सर वही टिक करके आना है। अगर हमें राइट आंसर नहीं आता है तो जो सबसे बड़ा होगा हम उसको टिक करेंगे। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जैसे हमारे जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में ऐसे मिल जाएंगे जिनमें या तो उपरोक्त सभी होगा, नहीं तो किसी में इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। ये ऐसे क्वेश्चन हमें 4 से 5-6 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो लगभग जो है इनका आंसर 95% यही राइट होते हैं। ऐसा एनालिसिस के माध्यम से कहा जाता है, विश्लेषण के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि उपरोक्त सभी अगर ऑप्शन दिया है और आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है, उसमें उपरोक्त सभी दिया है, तो आप डेफिनेटली उसको उपरोक्त सभी लगा देंगे। ठीक है, या अगर क्वेश्चन जो है कि आपको नहीं पता, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पता और उनमें आंसर ये भी है एक ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। इसके 95% सही होने के चांसेस हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखिए जैसे कि कंफ्यूजन में बी या सी को चुने, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें ये 2 तो नहीं, जैसे ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको लग रहा है कि यार इसमें सी और डी तो हो ही नहीं सकता, या तो ए है या फिर बी है, इसमें आप बड़ा कंफ्यूज हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? बी को टिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ना तो इसमें सी है ना डी है, ये तो हो ही नहीं सकते, इनको हटा दो, इसमें से एक आंसर है, या तो ए है या फिर बी है, देन उस कंडीशन में हम बी की तरफ जाएंगे। इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, ये तो हमने बी को चुन लिया। अगर आपको तब ये लगे कि यार ये जो ऑप्शन है 4 ए बी सी डी, इसमें ए बी तो हो ही नहीं सकता, या तो सी है या फिर डी है, इन दैट कंडीशन आप सी के साथ में जाएंगे। उस सिचुएशन में जब आप सी और डी में कंफ्यूज हो तो फिर आप इसको चूज करेंगे, तो फिर आप सी को चूज करेंगे। ये इसके जो है 90% सही होने के चांसेस होते हैं। देखिए, इस पॉइंट के बाद एक लास्ट पॉइंट हमारे पास और है, वो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे जो अगर सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ जाए कि पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसा आ जाए कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और उस पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर भी ले आएँ, आप पास भी हो जाएं। ठीक है, वो पॉइंट अभी इसके बाद आएगा लास्ट में। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि जिस ऑप्शन का ज़्यादा प्रयोग हुआ हो उसको टिक करने से बचें। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है MCQs, उसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि इसमें 25% क्वेश्चंस जो डाले जाएंगे वो ऑप्शन ए वाले डाले जाएंगे, 25% क्वेश्चंस वो डाले जाएंगे जिनमें आंसर बी राइट होगा, 25% क्वेश्चंस वो डाले जाएंगे जिनमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, और 25% क्वेश्चंस वो डाले जाएंगे जिनमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आज के इस क्वेश्चन पेपर में हमने बी ऑप्शन वाले जो आंसर हैं उनको ज़्यादा टिक किया है, हमने बी ऑप्शन को ज़्यादा टिक किया है, तो अब जो है हम जो भी नया क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें बी को टिक करने से बचें, बाकी 3 ऑप्शन पर विचार करें। अगर आपको लगता है कि आज के इस क्वेश्चन पेपर में हमने सी ऑप्शन ज़्यादा चूज किए हैं तो वो 25% आप खो चुके है ना। अब आपको सी को छोड़कर के बाकी 3 पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, क्योंकि 25% ही क्वेश्चंस आपके सी वाले थे। हो सकता है थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं, 25 की जगह 26, 27, 28, 29, 30 हो जाएं, लेकिन एक रेशियो होता है कि 25% ए वाले, 25% बी ऑप्शन सही होंगे, 25 सी और 25 डी। तो इस बात को भी आप समझ गए कि जो ऑप्शन आपने ज़्यादा यूज कर लिया है उसके बावजूद भी अगर आपका पेपर बचा है तो उस ऑप्शन को छोड़कर के बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हैं उन पर आप विचार करें कि उनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप समझ गए। लास्ट वाला पॉइंट हमारा कहता है जिन्हें कुछ नहीं आता वो क्या करें। मान लीजिए जो बिल्कुल कतई राम भरोसे गए हैं स्कूल में कॉलेज में अपना एग्जाम देने, बिल्कुल राम भरोसे गए हैं, बिल्कुल राम के भरोसे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता,
कहने का मतलब है कि कोई भी विद्यार्थी अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखता पढ़ाई करने में, लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगर आपको पूरा पेपर नहीं आता है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल यू डू, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो जिनको कुछ नहीं आता पेपर में वो क्या करेंगे कि पहले तो वो 10-10 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करेंगे। आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 10-10 क्वेश्चंस का कलेक्शन करेंगे। 10 क्वेश्चंस पर क्या करेंगे आप, 10 क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन टिक करेंगे। क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन टिक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक क्वेश्चंस पकड़ लिए, ठीक है। अब 1 से 10 तक आप जो है सिर्फ अगर ए चुन रहे हैं तो ए लगाते चले जाएं, बी चुना है तो बी को लगाते चले जाएं, सी को चुना है तो सी को लगाते चले जाएं। फिर 11 से 20 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आप दूसरा ऑप्शन लगाते चले जाएं। फिर 21 से 30 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आप दूसरा ऑप्शन लगाते चले जाएं। फिर 31 से 40 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आप दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन लगाते चले जाएं। फिर आगे जो क्वेश्चंस रहेंगे आप सी डी ई ए एक बार लगा चुके हैं, फिर शुरू हो जाइए, फिर सी लगाना शुरू कीजिए। फिर 51 से 60 तक दूसरा ऑप्शन आपका, फिर डी लगाना शुरू। इस तरीके से 10-10 क्वेश्चन का कलेक्शन करके एक ही ऑप्शन को चूज करते हुए चले जाएं। काफी हद तक ये ट्रिक आपको काम करेगी। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बताए। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, किस तरीके का फॉर्मूला अपनाएंगे, एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। पहले देखिए क्या करना है। अगर एक पेपर आपको ऐसा आता है टफ है, नहीं पढ़ा आपने, तो पहले वो करेंगे जो आपको आता है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में समय लेकर के या दिमाग लगा करके हल होने वाले जो प्रश्न हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ऑप्शन को टिक करेंगे जो हमें सबसे अलग दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को टिक करेंगे जो जिसका ऑप्शन सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में उपरोक्त सभी दिया है, बाकी आंसर हमें नहीं आते हैं, तो फिर हम उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं इसको टिक करेंगे। अगर हमें कंफ्यूजन है तो हम बी या सी को चुनेंगे। ए बी में कंफ्यूजन है तो बी को चुनेंगे, सी डी में कंफ्यूजन है तो सी को चुनेंगे। जिस ऑप्शन का ज़्यादा प्रयोग हुआ हो उसको हम बाद में टिक करने से बचेंगे। एंड जिन्हें कुछ नहीं आता वो लगातार 10 क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन लगाते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहां जहां हो सके शेयर कीजिए। ये आपको हर एक एग्जाम में ये ट्रिक आपके काम आएगी। एंड कोई भी कंफ्यूजन डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।